नमस्ते, मेरा नाम अंशुमान है और आज मैं आप सबके सामने उपस्थित हूँ यूपीएससी 2022 में पूछा गया एसए का वो टॉपिक जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि अभी आप जिस चैनल पे हैं वो है पूरे वर्ल्ड का एजुकेशन सेक्टर का नंबर 1 मोस्ट वैल्यूएबल चैनल। मुझे पता है अतिशयोक्ति है, मैं मजाक कर रहा हूँ, बट ये बात का विश्वास है कि यदि आप ये चैनल को एक बार देखते हैं, यदि आप मेरी कोई एक भी वीडियो देख लेते हैं, तो आप इस टॉपिक के लिए यानी कि यूपीएससी में एसए के लिए और एथिक्स के लिए कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको यहाँ पे इतना वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड होगा जो कि आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके यूपीएससी के एग्जाम में, और 500 मार्क्स आपके कंट्रोल में होगा। तो चलिए बिना किसी देरी करते हुए हम लोग शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और आज जो हम लोगों ने टॉपिक उठाया ना, वाह वाह वाह, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। टॉपिक क्या है? 2022 में पूछा गया था फिलोसफिकल एसे, जिसका कि शीर्षक था कवि जो होते हैं, कवि संसार के अनधिकृत रूप से मान्य विधायक होते हैं। इंग्लिश में यदि हम लोग इसे कहें तो है पोएट्स आर द अनएक्नोलेज्ड लेजिस्लेटर ऑफ द वर्ल्ड। अब इससे आप क्या समझते हैं? देखिए, अभी तक हम लोग का उद्देश्य ये है कि जो भी हम लोग टॉपिक को पकड़ें उसे हम लोग डिटेल में डिस्कशन करें, जिससे कि आप एग्जैक्टली समझ पाएं कि क्वेश्चन का डिमांड क्या है, आपको थिंकिंग कैसे करनी है, आपको सोचना कैसे है। यदि आपने सोच लिया उसके बाद आपको पेन डाउन कैसे करना है उस चीज़ को, और ऐसी क्या क्या चीज़ मेंशन करें जिससे कि आपके मार्क्स इन्हेंस हो सकते हैं। तो इन सबको समग्र रूप से देखने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि आखिर ये विषय हमसे कहना क्या चाहता है। विषय बहुत ही सरल सा है। विषय है कि जो कवि होते हैं वो अनधिकृत रूप से यानी कि अनऑथराइज्ड वे में वो दुनिया के लेजिस्लेटर होते हैं। अब इसका क्या मतलब? जैसे लेजिस्लेटर का हमें मतलब समझना है। लेजिस्लेटर वो होते हैं जो दुनिया को, संसार को चला रहे होते हैं, ठीक है, जो लेजिस्लेट कर रहे होते हैं, जो रूल बना रहे होते हैं, जो उसको फॉलो करवा रहे होते हैं, ठीक है। तो जो दुनिया को एक सिस्टमैटिक वे में चलाने की जो जिम्मेदारी है वो होती है लेजिस्लेटर की। तो यहाँ पे प्रश्न ये है, यहाँ पे कहा यह गया है कि जो कवि होते हैं, जो पोएट्स होते हैं, ये अनएक्नोलेज्ड लेजिस्लेटर है वर्ल्ड के, यानी कि लेजिस्लेटर है। यही लोग ऐसा करते हैं कि दुनिया लेजिस्लेट होती है, एक तरीके से चलती है, किंतु अनऑथराइज्ड है। हमें इनके बारे में पता नहीं होता। हम देखते हैं कि आप अपने एरिया के, आपका कोई एमएलए होगा, आपका कोई एरिया का एमपी होगा, आज देश के प्रधानमंत्री कोई हैं, नरेंद्र मोदी हैं, या आप देख लीजिए आप जिस पार्टी का समर्थन करते होंगे उस पार्टी के कुछ ना कुछ जीत करके लोग सब जाते हैं, सदन में पहुँचते हैं। हमें लगता है कि वो लोग हम लोग के लिए कानून बना रहे हैं और वो लोग लेजिस्लेटर हैं। ऑथराइज्ड वे में वही हैं, ठीक है, मान्य रूप से वही हैं, किंतु प्रश्न ये है कि अमान्य रूप से उन्हें मानता कोई नहीं है, अनऑथराइज्ड है, उनकी कोई अथॉरिटी नहीं है, बट स्टिल वो वही लोग हैं जो कि दुनिया को चला रहे होते हैं। तो इस बात पर हमें ध्यान देना है। अब आप सोच के देखिए, क्या ऐसा संभव है? मान लीजिए मैं बहुत अच्छी कविता लिखता हूँ, ठीक है, और यदि आप कहेंगे ना तो मैं अपनी कभी कभी कविता डाल भी दिया करूँगा। मैं अच्छी लिख लेता हूँ, खैर ऐसा लोग तारीफ कर देते हैं, क्या, ठीक है। बात यह है कि यदि मैं अच्छी कविता लिख लेता हूँ तो मैं कवि हुआ, ठीक। तो क्या मैं लेजिस्लेटर हूँ? क्या मेरे चाहने से दुनिया में बदलाव होगा? कि जैसा जैसा मैं चाहूँगा वैसा वैसा दुनिया में रूल्स को फॉलो किया जाएगा, इम्प्लीमेंट करवाया जाएगा? नहीं। नॉर्मली हम लोग सोचे तो नहीं, बिल्कुल नहीं। बट यदि हम इसे डेप्थ में घुसने का प्रयास करें तो हमें समझ आएगा कि जी हाँ, जो कवि होता है वही रियल में लेजिस्लेटर होता है दुनिया का। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कैसे? अब बहुत बड़ा क्वेश्चन, $1 मिलियन क्वेश्चन, ठीक है। कैसे? क्योंकि ये तो हम लोग पहले हमें समझना होगा, उसके बाद हमें इसके पीछे अपने पॉइंट्स देने पड़ेंगे, अपना रीजंस देना पड़ेगा, अपने फैक्ट्स देने पड़ेंगे कि हाँ, हम इस बिहाफ पे कह सकते हैं, हम इस आधार पे कह सकते हैं कि विश्व का कंट्रोल, विश्व का लेजिस्लेशन कवि लोग करते हैं। दिमाग के घोड़े दौड़ाना शुरू करिए, ठीक है, और सोचना शुरू करिए कि आप किन किन कवियों को जानते हैं और क्या उनका कुछ इम्पैक्ट रहा है सोसाइटी के ऊपर, क्या उनका कुछ इम्पैक्ट रहा है पूरे वर्ल्ड के ऊपर। अब आपके दिमाग में कुछ नाम सब दौड़ना शुरू हो गया होगा, ठीक है। आपको लग रहा होगा, अगर आप इंग्लिश के फैन हैं तो शेक्सपियर के बारे में, उन्होंने जो मैकबेथ लिखी थी, ठीक है, या फिर रॉबर्ट फ्रॉस्ट के आप हो सकते हैं फ़ैन, या फिर अब आप हिंदी में आ जाए तो रामधारी सिंह दिनकर है, सुमित्रानंदन पंत है, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। ऐसे आप अपने डिफरेंट लैंग्वेजेस में देख सकते हैं जो कवि सब हैं। किंतु आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा, इन लोगों ने कौन सी दुनिया बदल ली? आ रहा है ना क्वेश्चन?
आखिर कवि लोग दुनिया कहाँ बदलते हैं, आखिर वो लोग लेजिस्लेट कहाँ करते हैं। हाँ, वो थोड़ा मज़े दिला देते हैं लोग को, उनकी सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन लेजिस्लेशन एग्जैक्टली क्या हम कह सकते हैं, इन्हीं विषय पे हम लोग को चर्चा करनी है। देखिए, सबसे पहले ना हमें समझना पड़ेगा कि कवि का अर्थ क्या है और लेजिस्लेशन का अर्थ क्या है। लेजिस्लेशन तो हम लोगों ने समझ लिया कि किसी चीज़ को लेजिस्लेट करना, कोई चीज़ के लिए नियम कानून नियमावली बनाना, कि हमको कोड ऑफ कंडक्ट बेसिकली तैयार करना या समाज को शेप करना, जैसा आप चाह रहे हो वैसा हो जाना, ठीक है। तो हम लोग ये तो समझ गए, लेकिन अब असल बात ये है कि कवि हम लोग किसे कहें, क्योंकि सीधा सीधा जो हम देखते हैं तो कवि से हमें ऐसा नहीं नजर आ रहा होता वो कहाँ से पूरी दुनिया में इतना बड़ा चेंज ला रहे होता है। अब यहाँ पे आइए आप थोड़ा इन डेप्थ घुसने का। देखिए, कवि के दो अर्थ निकल सकते हैं। पहला चीज लिटरल सेंस में, लिटरल सेंस यानी कि जो कविता लिखता है वो कवि हो गया और जो कविता नहीं लिखता वो कवि नहीं हुआ। दूसरा चीज हो सकता है इंटेलेक्चुअल, ठीक है। इंटेलेक्चुअल्स को भी हम लोग कवि ही कहते हैं, क्योंकि यदि आप पढ़ेंगे कई सारे स्तोत्र होते हैं, जैसे अब यदि मैं आपको कहूँ कि आप दुर्गा सप्तशती पढ़िए उठा करके, ठीक है, या फिर आप वो जो नहीं है या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्रवस्तावता, ठीक है, जो आप इसका पूरा श्लोक पढ़ेंगे, जितना आप सुनते हैं ये तो 2 लाइन आप सुनते हैं, बट जब आप पूरे को सुनेंगे ना, उनका जो स्तुति है उसमें आपको ये कहा जाता है कि हे भगवती, हमें कवि बनने के लिए आप वरदान दीजिए, हम कवि बनना चाहते हैं। कवि का मतलब होता है पांडित्य से, जो जितना बड़ा विद्वान हो वो उतना बड़ा कवि माना जाता है। कविता वो नहीं होती कि आप रैंडमली कोई 4 लाइन लिख दिया आप कवि बन गए, नहीं, उसे कविता नहीं कहते हैं। कवि उसे कहते हैं जो लिपिबद्ध तरीके से सब चीज़ों को समझते हुए अपने नॉलेज के हिसाब से अपने चीज़ों को पेन डाउन कर सके, ठीक है, उसे कवि कहते हैं। हालांकि उसमें छंदों का ध्यान रखना पड़ता है, वो बात एक ठीक है, लेकिन इंटेलेक्चुअल्स को भी कई बार कवि कह दिया जाता है। ये इंटेलेक्चुअल्स लोग कवि होते ही हैं, ठीक है। अब अगर आप भी कवि हैं तो आप भी इंटेलेक्चुअल हैं डेफिनेटली। तो बात ये है कि कवि का 2 अर्थ हम लोगों ने निकाला, पहला लिटरल सेंस में और दूसरा इंटेलेक्चुअल में। जो इंटेलेक्चुअल है हम उसे भी कवि मान सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि कवि भी रचना करता है और जो इंटेलेक्चुअल है वो भी रचना कर रहा होता है, ठीक है। अब हम इन 2 धाराओं को लेकर के चलेंगे कि क्या दोनों धाराएं जो हैं क्या वो कुछ इम्पैक्ट डालती हैं, एक एक करके चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आप लोगों ने सुना होगा कि विक्रमादित्य जो थे, ठीक है, जिनके की नाम पे उपाधियां लोगों ने धारण की, चंद्रगुप्त द्वितीय जो था, चंद्रगुप्त सेकंड जो था गुप्ता डायनेस्टी का, उसने भी अपनी टाइटल को एक्सेप्ट किया कि हम भी विक्रमादित्य हैं। और ऐसी बहुत सारे राजा सब हुए हैं जिन्होंने कि अपनी टाइटल एक्सेप्ट की है विक्रमादित्य की, ठीक है। अब विक्रमादित्य की स्टोरी आपको कैसे पता है? कवि के माध्यम से ही, ठीक है। ऑब्वियसली उनके बारे में जब कोई लिखेगा तभी तो आपको पता चलेगा कि उनका विक्रमादित्य का इतना बड़ा साम्राज्य था। आज मतलब पूरे इतिहास में आप उठा करके देखें, पूरे विश्व के इतिहास में तो नंबर 1 पे विक्रमादित्य है, उनका इतना बड़ा साम्राज्य था, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में उनके नवरत्न थे सारे के सारे, ठीक है, वो सबके सब इंटेलेक्चुअल थे। उन लोगों ने सब चीज़ों को डॉक्यूमेंट किया, उन लोगों ने विक्रमादित्य को ग्लोरी पे पहुंचाया, ठीक है। जिन आज हम विक्रमादित्य की बात करते हैं तो उस ग्लोरियस पास्ट के पीछे जो रीज़न है वो नवरत्नों का है, वो इंटेलेक्चुअल्स का है। उन लोगों ने दुनिया शेप की उस टाइम पे, ठीक है। उसके बाद आप आइए, ठीक है, अकबर बीरबल के भी समय हम देखते हैं कि अकबर के नवरत्न, अकबर तो अंगूठा छाप था, ठीक है, बट उसकी सक्सेस के पीछे कौन था? तो उसके नवरत्न लोग, ठीक है, बीरबल थे, मुल्ला दो प्याजा, ठीक है, और भी बाकी सारे लोग सब थे। तो उन लोगों ने मिल करके उन्हें अकबर को शिखर तक पहुंचाया, वरना अकबर कुछ नहीं था, अकबर अंगूठा छाप था। तो यानी कि जो किसी का कीर्तिमान तक पहुंचाना होता है उसके पीछे इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, इतना तो हमें क्लियर हो गया। आज आप देखिए इंडिया का जो डंका पिट रहा है पूरे फॉरेन पॉलिसी में, वो किस वजह से? हमारे इंटेलेक्चुअल्स एस जयशंकर की वजह से, ठीक है। तो ये सब क्या है? ये सब कवि है, ये सब इंटेलेक्चुअल्स हैं, और दुनिया के अनऑफिशियली अनरिकॉग्नाइज्ड जो लेजिस्लेटर हैं वो यही लोग होते हैं। अब यदि आप ध्यान से देखेंगे, यदि एस जयशंकर जो है वो ना भी होते लेजिस्लेटर, ठीक है, तब भी वो अपना इनपुट दे रहे होते हैं, ठीक है। अब जैसे आप एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, जो आप आईएएस बन के जाएंगे, ठीक है, आप क्लियर करेंगे, आप कलेक्टर बनेंगे, फिर शायद आपका जॉइंट सेक्रेटरी बनेंगे, सेक्रेटरी बनेंगे, आप बहुत सारी ऐसी पोस्ट सब जाते जाएंगे। क्या आप लेजिस्लेटर हैं, लेजिस्लेटर होंगे या एग्जीक्यूटिव वाले होंगे? ठीक है, हमारे 3 है ना विधा पॉलिटी में, अपनी डेमोक्रेसी में लेजिस्लेटर की है, एग्जीक्यूटिव की है, उसके बाद फिर अपनी जुडिशरी की है। तो यहाँ पे जो आईएएस ऑफिसर होता है, जो कलेक्टर होता है, जो आईपीएस ऑफिसर होते हैं, ये कोई लेजिस्लेटर तो नहीं होते, ठीक है, बट स्टिल जो एक आईएएस ऑफिसर होता है जो सेक्रेटरी की पोजीशन पे है या और कोई दूसरी पोजीशन पे है, आईपीएस वगैरह या फिर डिप्लोमैट कह लो, एम्बेसडर्स कह लो, आप जो कोई सर्विस की बात करोगे वो लेजिस्लेटर्स नहीं होते, स्टिल दे आर शेपिंग द एंटायर वर्ल्ड, ठीक है। यानी कि जो भी ब्यूरोक्रेट्स हैं दुनिया भर के, वो अनरिकॉग्नाइज्ड
वो होते हैं लेजिस्लेटर्स। क्योंकि यदि गवर्नमेंट ने कोई चीज़ अपनी पॉलिसी बनाई है ना, यदि ये लोग उसे इम्प्लीमेंट ही ना करें तो कोई काम का नहीं होगा, ठीक है। तो ये भी लेजिस्लेटर्स ही हैं दुनिया को, आप लिटरल सेंस में मत लीजिए, आप इसे फिलोसफिकल वे में लेके जाइए, ठीक है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। अब बात करते हैं, हमारे देश में बहुत सारे ट्रैवलर्स आए, ठीक है, ह्यूनसांग, फाहियान, ठीक है। इन लोगों ने आके क्या किया? इन लोगों ने आके उस समय की हिस्ट्री को डॉक्यूमेंट किया, ठीक। आज उन्हीं के लिखे हुए हिस्ट्री के बदौलत हम समझ पा रहे हैं कि हमारे इतिहास में कौन कौन सी घटनाएं हुई थी, कैसे कैसे घटनाएं हुई थी। तो क्या आज जो हमारे दिमाग में जो थॉट्स हैं, जो आज हम लोग के दिमाग में परसेप्शन है उस टाइम को लेकर के, क्या वो सब कुछ शेप फाहियान, ह्यूनसांग जैसे राइटर्स ने नहीं किया? डेफिनेटली किया है। आज यदि आपके मन में किसी के लिए श्रद्धा की भाव है, यदि आपके मन में आज उत्साह का भाव है, यदि आज आपके मन में गिल्ट की फीलिंग है, यदि आज आपके मन में किसी को लेकर के शत्रुता का भाव है, तो क्यों? उसके पीछे कोई ना कोई राइटर ही है, कोई ना कोई कवि ही है। चाहे आप अल-बिरूनी की किताब पढ़िए, ठीक है, या फिर आप उसके बाद फिर जितने भी फॉरेन ट्रैवलर्स हुए हैं पर्शिया वगैरह से, जो इस्लामिक इन्वेजन के टाइम में आए थे, ठीक है, आप अमीर खुसरो को पढ़िए, किसी को पढ़िए, आपको यदि उनके प्रति लगाव है, किसी के प्रति, यदि आपको किसी के प्रति द्वेष है, किसी के प्रति आपको कोई सी भी भावना है, वो सब का सब एक कवि के कारण। यदि कवि ने नहीं लिखा होता ना, यदि कवि ने पेन डाउन नहीं किया होता ना अपने थॉट्स को, तो आज आप लोग के वो थॉट्स नहीं होते। तो क्या वो लोग लेजिस्लेटर हैं अनरिकॉग्नाइज्ड? हाँ, डेफिनेटली। कैसे? हम इसे कैसे कह सकते हैं? यदि उन्होंने कुछ लिखा, ठीक है, आज आप उनका पढ़ के अपने थॉट को शेप कर रहे होते हैं कि उस समय उसने ऐसा किया था तो मुझे ऐसा ही उसके लिए रिएक्ट करना है, ठीक है। तो वो आप दिमाग में सब कुछ को फॉर्मेशन करें कि मुझे रिएक्ट किसके साथ कैसा करना है, मुझे किसके साथ कैसा बर्ताव करना है, मुझे कौन पसंद है, कौन पसंद नहीं है, ये सब का सब आप डिसीजन लेते हैं कवियों के लिखे हुए बात पे ही, ठीक है। तो वो भले सरकार में नहीं है, भले उन्होंने कोई लॉ लेकर के नहीं आए, स्टिल उनके लेखनी में वो क्षमता है कि वो लोग सब उससे इतने प्रभावित हो जाते हैं कि अपना डिसीजन लेते हैं उनके किए हुए बिहाफ पे, ठीक है। कुछ बहुत अच्छे हम लोग एग्जाम्पल्स लेंगे। अभी हम लोगों ने देखा कि अल-बिरूनी का, फाहियान का, ह्यूनसांग का एग्जाम्पल देखा, लेकिन क्या मॉडर्न टाइम्स में ऐसा हुआ है? अब देखिए, इसका एग्जैक्ट हम लोग देखेंगे कैसे कैसे प्रभाव पड़ा है, ठीक है, मॉडर्न वर्ल्ड कैसे शेप हुआ है। क्योंकि देखिए, यूपीएससी में आप एग्जाम्पल्स जब तक कोट नहीं करेंगे तब तक आपके लिखे का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपको पहले अपने तर्क से उस बात को सिद्ध करना होगा कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल लीजिए, जैसे कि हम लोग बात करें कार्ल मार्क्स की, ठीक है। आज मार्क्सिज्म कितना अधिक फैला हुआ है। आज जितने भी आप कॉन्फ्लिक्ट वाली चीज़ें देखते हैं कि हर चीज़ जो है उसके पीछे कॉन्फ्लिक्ट है, कैपिटलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म, ठीक है, या आप कोई दूसरी चीज़ के पीछे, ये शोषणकारी के जो बीच में बात आई है ना, ये कंसेप्ट देने वाली जो बात है ना, ये सब कार्ल मार्क्स की दी हुई है, उनके दिमाग की उपज है। तो वो एक राइटर, वो एक कवि, ठीक है, हम उन्हें इंटेलेक्चुअल्स को जो लिखते हैं, ठीक है, हम उन्हें कवि कहते हैं, तो वो भी कवि, भले उन्होंने पोएटिक डिवाइस का यूज़ नहीं किया, बट काम उन्होंने कवि का ही किया, ठीक है, उन्होंने कहानी लिखी, उन्होंने समझाने का प्रयास किया, वो कवि है। तो कार्ल मार्क्स ने क्या दुनिया को शेप की? डेफिनेटली। आज चाइना, रशिया जैसे बड़े बड़े देश, नॉर्थ कोरिया जैसा देश आज कम्युनिज्म से ही चल रहा है। तो उन्होंने पूरा लेजिस्लेट किया है पूरे वर्ल्ड को। देखिए कितना बड़ा वर्ल्ड का कितना बड़ा पोर्शन है, रूस के पास कितना बड़ा लैंड एरिया है, चाइना के पास कितना बड़ा लैंड एरिया है, ठीक है। और कुछ दशक पहले जाए तो और भी देश सब कम्युनिज्म के शिकार थे, ठीक है, या कम्युनिज्म का पालन कर रहे थे, अब जैसे कह लीजिए इस चीज़ को। तो कहने का अर्थ है कि कार्ल मार्क्स का इतना प्रभाव पड़ा कि दुनिया आज उनके थॉट से लेजिस्लेट हो रही है। सो वी कैन डेफिनेटली से दैट द पोएट इज अनऑथराइज्ड लेजिस्लेटर ऑफ द वर्ल्ड। एक एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा, क्या और कोई एग्जाम्पल हो सकता है? डेफिनेटली हो सकता है। यदि आप इकोनॉमिक्स की बात करें तो पहले था क्लासिकल इकोनॉमिक्स, ठीक है। क्लासिकल इकोनॉमिक्स का अपना थॉट था, ठीक, कि मार्केट जो है ओपन होनी चाहिए, गवर्नमेंट को उसमें कुछ भी नहीं करना चाहिए इंटरफेयर, मार्केट अपना जो बेस्ट है वो ढूंढ लेगी, अपने इनपुट आउटपुट को अपने आप से मैनेज कर लेगी, उसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, ठीक। बट उसके बाद आता है ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1939। अब उस समय क्या होता है, जब इतना भयंकर डिप्रेशन आया तो क्लासिकल इकोनॉमिक्स की थ्योरी काम नहीं कर रही थी क्योंकि रिकवरी नहीं हो पा रहा था। तो केन्स आए, ठीक है, केन्शियन इकोनॉमिक्स डेवलप करती है उस टाइम पे, और वो कहती है कि गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट यदि सपोर्टिंग हैंड की तरह बन के आएगी तो बहुत जल्दी हम लोग उस साइकिल्स को हम लोग तोड़ सकते हैं और जल्दी हम लोग ग्रोथ को पा सकते हैं। तो एक दो फाड़ बन गया, क्लासिकल इकोनॉमिक्स वर्सेस केन्शियन इकोनॉमिक्स, और इन दोनों इकोनॉमिक्स का जो फाड़ बना ये आज दुनिया को शेप कर रही है। आज जो निर्णय लिए जा रहे हैं अपने देश में उन सब में इन सब का हाथ है। तो केन्शियन वर्सेस क्लासिकल इकोनॉमिक्स जो है
ये वही चीज़ है कि इन लोगों ने लेजिस्लेट किया, आज पूरी वर्ल्ड इन दोनों की बात पे डिस्कशन करती है, इनके अकॉर्डिंग ही अपने डिसीजंस लेती है। एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। हमारा देश आज़ाद हो चुका था, हम लोग स्वतंत्र हो चुके थे, किंतु अपना देश में स्थिति कुछ बहुत अच्छी नहीं थी। और यदि हम बिहार की बात करें स्पेसिफिकली, तो आज भी स्थिति अच्छी नहीं, आप देख रहे हैं। उस समय क्या होता है कि बच्चों की बदहाली को देख करके, कि बच्चों का स्कूल में नहीं जाना, ठीक है, कोई डेवलपमेंट का काम नहीं होना, कुछ नहीं होना, तो वो सब देखते हुए सोचा गया कि संपूर्ण आज़ादी हमें चाहिए। हमें आज़ादी नहीं मिली, हमें संपूर्ण आज़ादी चाहिए, संपूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, इसलिए संपूर्ण क्रांति की शुरुआत होती है, ठीक है। उसे लीड करते हैं जयप्रकाश नारायण, ठीक है। अब जयप्रकाश नारायण लीड करते हैं और वहाँ पे बहुत बड़ी क्रांति होती है, जिसकी की उपज आप देखते हैं लालू यादव हैं, या फिर आप देख लीजिए नीतीश कुमार, ये सब के सब जयप्रकाश आंदोलन से ही प्रेरित हैं, उन्हीं के आंदोलन से निकल करके ही इतने बड़े नेता बने हैं ये सारे के सारे, ठीक है। सो तात्पर्य ये है कि जयप्रकाश आंदोलन होता है, वहाँ पे एक लाइन बहुत पॉपुलर होती है। लाइन क्या थी? कुर्सी खाली करो कि जनता आती है। कुर्सी खाली करो, या फिर ऐसे कह लीजिए सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ये एक कवि है, बहुत फेमस कवि। ये टास्क आपको दे रहा हूँ, किसने ये लिखी है ये लाइन, आप सर्च करके कमेंट करके बताइए, आपका बहुत ही बड़ा ज्ञानवर्धन करेगी। और ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप मेंशन कर सकते हैं कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ये सिंहासन जो है खाली करो, यहाँ पे जनता शासन करेगी, आप शासन नहीं करोगे, और हम बदहाली से अपने राज्य को बाहर निकालेंगे। वो एक सक्सेस था, ठीक है। अब उसके बाद कितना हो पाया काम वो हम नहीं कह सकते, किंतु वो आंदोलन सक्सेस था, काफ़ी कुछ उसके बाद बदलाव हुआ, ठीक है। तो ये हम लोगों ने एक और एग्जाम्पल देखा। अब यदि हम बात करें एक बड़े लेवल की, ठीक है, उसमें भी हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं, आज जो हम सबका थॉट प्रोसेस है, आपका थॉट प्रोसेस, मेरा थॉट प्रोसेस, या आपके सराउंडिंग में जितने लोग हैं ना, मैक्सिमम लोग का थॉट प्रोसेस जो है वो रिलीजन से प्रभावित होता है कहीं ना कहीं, ठीक है। दो टाइप के लोग हो सकते हैं, या तो रिलीजन फॉलो करने वाले होंगे, या तो रिलीजन फॉलो करने वाले नहीं होंगे, ठीक। अब दोनों ही कैटेगरी में वो प्रभावित होते हैं रिलीजन से या किसी ना किसी टेक्स्ट बुक से, ठीक। कैसे? यदि आप धार्मिक व्यक्ति हैं तो आपने रामायण पढ़ी होगी या रामायण सुनी होगी, आपने देखा होगा कि कैसे राम भगवान, उनके भाइयों में भाईचारा था, प्रेम था, वो सब आपने उससे सीख ली होगी बहुत सारी, ठीक है। आपने महाभारत के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा, आपने और सारे ग्रंथ वगैरह सबका अध्ययन किया होगा, ठीक है। आपका थॉट उस हिसाब से शेप होता है। आज आप यदि हिंदू हैं, आप अपने उसी ग्रंथों के अध्ययन की वजह से ही, उसी के कारण से ही आज आप हिंदू हैं, ठीक। यदि आप मुस्लिम हैं तो भी आपने कुरान पढ़ी होगी, आपने हदीसें पढ़ी होगी, या उसके बारे में सुना होगा, आपने उससे प्रभावित होकर के किया, ठीक है। यदि कोई हिंदुइज्म का विरोधी है, यदि कोई इस्लाम का विरोधी है, ठीक है, यदि कोई एथिस्ट है, वो भी कैसे हुआ होगा, उसने कहीं ना कहीं पढ़ी होगी इन किताबों को, और उन्हें लगा होगा कि ये किताब जो है ये सही नहीं है, मैं इसकी बातों से सहमत नहीं हूँ, इसीलिए आई एम एथिस्ट, ठीक है। बट कहीं ना कहीं जो थॉट हमारा जो क्रिएट हो रहा है, जो हमारा थॉट शेप हो रहा है, उसके पीछे कहीं ना कहीं टेक्स्ट बुक्स अवश्य है, टेक्स्ट बुक्स, ठीक है। चाहे वो रामायण हो, गीता हो, भागवत हो, अलग अलग पुराण हो, या कह लीजिए कि स्मृतियाँ हो, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य की स्मृति आदि, हदीस हो, कुरान हो, बाइबल हो, इंजील हो, तौरात हो, जितने आप कहेंगे, ठीक है। जैनिज्म के जो अपने बुक्स हैं वो हो, या फिर बुद्धिज्म का जो अगुंतर निकाय और बाकी सब जो ग्रंथ है वो सब हो, तो इन ग्रंथों के आधार पर ही हमारे थॉट बनते हैं। यदि आप एथिस्ट हैं तब भी इन्हीं ग्रंथों के आधार पर आप उन ग्रंथों को रिजेक्ट करके आगे बढ़ते हैं। यदि आप सपोर्ट करते हैं तब भी आप ग्रंथों के आधार पे। और ये ग्रंथों की रचना किसने की, किस आधार पे की गई? आधार था कि सामने वाला कवि था, इंटेलेक्चुअल था, वाल्मीकि जो थे, ठीक है, वेद व्यास जी जो थे, ये सब कौन थे? कवि थे, ठीक है। तो ये कहने का मतलब कि हमारा जो थॉट भी जो शेप होता है, डे टू डे थॉट, वो सब भी शेप होता है हमारे कवियों के ही आधार पे। आज वाल्मीकि रामायण पता नहीं हज़ारों लाखों साल पहले लिखी गई थी, आज भी वो हमें लेजिस्लेट कर रही है, आज भी वो कोड ऑफ कंडक्ट की तरह हमारे लिए काम कर रही है। मनुस्मृति जो आज से लाखों वर्ष पूर्व लिखी गई थी महाराज मनु के द्वारा, आज भी हमारी लाइफ को गाइड कर रही होती है, ठीक है। आप उसका अपोज कर सकते हैं, आप उसका सपोर्ट कर सकते हैं, पर गाइड आपको डेफिनेटली कर रही है, ठीक है। उसके बाद फिर आप देख लीजिए महाभारत का वेद व्यास जी 5-4 वर्ष पूर्व थे, उन्होंने जो ग्रंथ लिखे हम उसी के अकॉर्डिंग आगे चल रहे हैं। इस्लाम इतने समय पहले आया, वो अपने कुरान के आधार पे चल रहा है। क्रिश्चियनिटी अपनी 2000 वर्ष पूर्व जो आई वो अपनी किताब के आधार पे चल रही है। जुडाइज्म अपनी किताब के आधार पर चल रहा है। पारसी लोग अपनी किताब के आधार पे चल रहे हैं। तो हज़ारों वर्षों के बाद भी आज भी वही चीज़ है कि जो कवि हैं, जो लिख करके गए,
जो इंटेलेक्चुअल थे, जो अपनी बात कह करके गए, जो अपना थॉट दे करके गए, आज पूरी दुनिया को लेजिस्लेट कर रही है उनकी थॉट। आप और एग्जांपल ले सकते हैं, आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन देखिए। फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या था? फ्रेंच रिवॉल्यूशन किस आधार पर हुआ? इनलाइटमेंट की वजह से। इनलाइटमेंट में कौन कौन आदमी थे, ठीक है, कमेंट करके बताइए। उन लोगों ने लिखा, अपने थॉट्स को प्रकट किए कि हमें जो है इस चीज़ से बाहर निकले, हमें मोनार्की को खत्म करके डेमोक्रेसी चाहिए। तो उन्होंने लिखा, अपने थॉट से प्रभावित किया आज पूरी दुनिया। देखिए आज डेमोक्रेसी की कैसे कायल है, ठीक है। तो ये सब के सब इस पॉइंट को प्रूफ करते हैं कि जो कवि है उनकी बातों का इम्पैक्ट पड़ता है और वो एक लेजिस्लेटर होते हैं। एक और बहुत अच्छा एग्जांपल है ना, जो कोर्ट है ना वो भी निर्णय देती है अपने लिखे हुए जो अपने संविधान है उसी के आधार पर। वो संविधान के बाहर जाकर के नहीं कर सकती, वो संविधान के विरुद्ध जाकर के नहीं कर सकती। अब भीमराव अंबेडकर को या जो उनके साथी जो सदस्य मंडली में और लोग सब थे, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में और जो लोग सब थे, आप उन सबके दिमाग की उपज कह सकते हैं, आप उन सबको कवि कह सकते हैं, आप उन सबको इंटेलेक्चुअल कह सकते हैं। और वही इंटेलेक्चुअल थिंग जो है आज हमारे देश को गवर्न कर रही है, आज हमारे देश को शेप कर रही है। सो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। यदि सच में ऐसा है तो नीचे कमेंट कीजिए, बताइए आपका थॉट क्या है और साथ ही प्यारा प्यारा कमेंट कीजिए, आप बताइए कैसी लग रही है वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।